So hello everyone and welcome back to my channel Materia Medica World। So आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक जो है हैंडमैन द थियरी ऑफ क्रॉनिक मायाज्म या फिर डिजीज़। ओके, सो ये आज का टॉपिक है ऑर्गेनॉन का बेस। ओके, तो मोस्टली ये क्वेश्चन ऑर्गेनॉन की एग्ज़ाम में थियोरेटिकल एज वेल एज वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये इस साल के एग्ज़ाम में पक्का आएगा। क्योंकि फिलोसॉफिकल या फिर आप कह सकते हो 4th ईयर सिलेबस या फिर क्रॉनिक डिजीज़ का क्वेश्चन मोस्टली 4th ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, या फिर वो सेक्शन 1 में हो सकता है या फिर सेक्शन 2 ऑफ अ पेपर 2 कुक। ओके, तो ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है एंड ऑल्सो बहुत ही इजीली एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बुक है मंडल एंड मंडल वॉल्यूम 3। ओके, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की। तो इसमें ये टॉपिक ऐसे दिया गया है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ हैंडमैन अराइव्ड एट द कंसेप्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज डिस्कस, या फिर डिस्कस इन ब्रीफ हाउ डॉक्टर हैंडमैन अराइव्ड एट द थियोरी ऑफ क्रॉनिक मायाज्म। ओके, तो ये जब आपको पूछा जा सकता है या फिर आपके क्वेश्चन पैटर्न भी अलग हो सकते हैं कि एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ या फिर एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ क्रॉनिक मायाज्म अकॉर्डिंग टू हैंडमैन। ओके, तो वैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ लिखनी है। एंड ऑल्सो इन वाइवा पूछा जाता है कि हैंडमैन के कौन से वो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्रॉनिक मायाज्म या फिर क्रॉनिक डिजीज़ को बनाने में या फिर उसकी डेवलपमेंट में काम लगी थी। ठीक है, तो वो 5 पॉइंट भी पूछे जाते हैं वाइवा में। ठीक है, तो आपको ये इजीली याद हो जाए तो इसलिए मैंने बुक में से डायरेक्टली आपको पढ़ा रही हूँ, जो है बुक मंडल एंड मंडल बाय ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ओके, तो ये वॉल्यूम 3 में है। जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे जो डिस्प्ले में नंबर दिखा रहा है उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको वॉल्यूम के पीडीएफ भेजूंगी। क्योंकि वॉल्यूम 1 की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, वो आपको परचेस करनी पड़ेगी। वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 आर अवेलेबल इन अ पीडीएफ फॉर्म। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्या है, आफ्टर डिस्कवरिंग एंड प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक सिस्टम फॉर अबाउट 30 ईयर्स। 30 ईयर्स मीन्स कौन से साल में? 1790 टू 1820 में। ठीक है, तो हैंडमैन फाउंड दैट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपरली सिलेक्टेड मेडिसिन क्रॉनिक डिजीज ऑलवेज हैड अ टेंडेंसी टू रिलैप्स एट सम फर्दर टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ कि इतने सालों की प्रैक्टिस में, 30 साल की प्रैक्टिस में हैंडमैन ने क्या देखा कि प्रॉपरली सिलेक्टेड मेडिसिन भी होती है। ठीक है, एकदम सिमिलिमम मेडिसिन होती है, वो अगर क्रॉनिक केसेस में दिया जाता है तो क्या होता है कि कुछ समय बाद वो सारी डिजीज़ वापस से रिलैप्स होती है, वापस से उस पेशेंट में दिखने को मिलती है। बट इन एक्यूट डिजीज द पेशेंट वर फुल्ली क्योर्ड विथ द सिमिलिमम। बट उसके दूसरे साइड क्या होता था कि जो एक्यूट डिजीज़ होती थी उसमें क्या होता था, अगर प्रॉपर सिमिलिमम उसमें दिया जाता था तो वो पर्सन परफेक्टली क्योर हो जाता था और क्रॉनिक में वापस से वो डिजीज़ रिलैप्स होती थी। ओके, देन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज हैनीमैन स्टेटेड दैट देयर बिगिनिंग वॉज प्लीजिंग, द कंटिन्यूएशन इज लेस फेवरेबल एंड द आउटकम इज़ होपलेस। ठीक है, तो उस समय जो क्रॉनिक डिजीज़ होती थी उसमें जब मेडिसिन देते थे तो पेशेंट का क्या नज़ारिया होता था, वो ऐसा था कि जब भी उसको दवाई देते थे तो बिगनिंग में एकदम प्लीजेंट फीलिंग आती थी, मतलब उसे पेशेंट को ऐसा लगता था जैसे वो ठीक है अभी। बट जब वो मेडिसिन को कंटिन्यूस रखते थे तो उसे ऐसा लगता था पेशेंट को जैसे अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट कम हो रही है, तो लेस फेवरेबल हो गई है। एंड
इन द एंड, ठीक है, तो कैसा होता था कि वो आउटकम उसका ऐसा था कि जैसे वो होपलेस हो गया, ठीक है, उसको वापस से वो डिजीज़ रिलैप्स हो गई है, ठीक है। द apparent failure of curing of certain chronic disease may be due to one or more of the following reasons, ठीक है। अब हनीमैन ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 5 कंक्लूजन पे निकला, 5 पॉइंट उसको मिले जिसके वजह से ऐसा हो सकता है। उसे ऐसे लगा कि ऐसे कौन सी चीज़ है जिसके वजह से वापस क्रॉनिक डिजीज़ में ही वही सेम डिजीज़ रिलैप्स हो रही है। तो वो 5 पॉइंट कौन से थे वो अब हम देखेंगे। तो कौन से 5 पॉइंट थे वो हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है द लॉ ऑफ सिमिलर, मीन्स सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक आर क्योर्ड बाय लाइक्स, ओके, लाइक्स क्योर लाइक्स, ठीक है, माइट नॉट बी लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो वो क्या कहता है कि जो फर्स्ट उसको रीज़न मिला वो क्या था कि जो लॉ ऑफ सिमिलर है, ठीक है, वो शायद वो अच्छे से बैठ नहीं रहा होगा उसमें, जब क्रॉनिक डिजीज़ वो क्योर कर रहा होगा, जब क्रॉनिक डिजीज़ के लिए वो मेडिसिन सिलेक्ट कर रहा होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कोई मिस्टेक आ रही होगी कि लॉ ऑफ सिमिलर उसमें काम नहीं कर रहा होगा शायद, जो हम लोग का बेस है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, वो उसमें शायद काम नहीं कर रहा होगा, जो अपना यूनिवर्सल लॉ है वो एक उसको रीज़न लगा। सेकेंड रीज़न क्या था, द नंबर ऑफ मेडिसिन टिल नाउ डिस्कवर्ड फॉर यूज़ ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़ वर टू फ्यू टू कवर ऑल टाइप ऑफ डिजीज़ दैट अफेक्ट द ह्यूमन बींग, ठीक है। तो उस समय के टाइम पे उसे ऐसा लगा कि शायद जो नंबर ऑफ मेडिसिन अभी तक डिस्कवर हुई है होम्योपैथिक यूज़ के लिए, होम्योपैथिक रेमेडीज़ के यूज़ के लिए, वो बहुत ही कम है, ठीक है, जो सारे टाइप ऑफ डिजीज़ को कवर ना कर रही होगी, इसके वजह से शायद ह्यूमन अभी भी अफेक्ट रह रहा होगा। ये उसको दूसरा रीज़न लगा था। थर्ड वन क्या था कि देयर माइट बी सम डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर, ठीक है। पहला तो शायद उसे ऐसा लगा जैसे लॉ ऑफ सिमिलिया में ही कोई प्रॉब्लम है, एंड थर्ड में उसे ऐसा लगा कि जैसे जो लॉ ऑफ सिमिलिया है उसको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट है। देन देयर माइट बी सम डिफेक्ट इन एसर्टेनिंग द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, जो हम केस टेकिंग करते हैं उसमें जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई डिफेक्ट आ रही है जिसके वजह से पर्सन क्योर नहीं हो पा रहा है। एंड फिफ्थ वन वॉज कि देयर माइट बी सम ऑब्स्टेकल ओवरलुक्ड या फिर द परसिस्टेंस एंड द नॉन इराडिकेशन ऑफ विच प्रिवेंटेड द रेडिकल क्योर। तो फिफ्थ वन ऐसा था कि कोई ऑब्स्टेकल आ रहा हो उसको क्योर करने में, ठीक है, वो जो डिजीज़ है उसमें कुछ ऑब्स्टेकल जो हमारा आता है, ठीक है, जो डिफ्लेक्टेड करंट भी हम उसे कहते हैं, या फिर ऑब्स्टेकल टू क्योर जो हम कहते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके वजह से शायद वो पर्सन में वापस से रिलैप्सिंग ऑफ द डिजीज़ की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये 5 पॉइंट उसने नोट डाउन किए थे कि शायद ये सारे पॉइंट के वजह से क्योर क्रॉनिक डिजीज़ में क्योर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि हैनीमैन डिस्कस्ड द अबाउ पॉइंट विथ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट इन द फॉलोइंग वे। अब उसने ये जो 5 पॉइंट थे उसको ब्रीफ में स्टडी किए, फिर उसको क्या कंक्लूजन मिला वो अब हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था जो हमने देखा, लॉ ऑफ सिमिलिया जो यूनिवर्सल लॉ है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि हैनीमैन डिमिनिश्ड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द on the ground that the law of similar is based on observation and experiment and supported by the inductive and deductive logic. This law was observed to be followed by nature herself to bring about the cure of disease, ठीक है। तो हैनीमैन ने क्या कहा कि ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जो लॉ ऑफ सिमिलर है, ठीक है, वो क्या है, बेस्ड ऑन किसके ऊपर है, एक तो ऑब्जर्वेशन है एंड एक्सपेरिमेंट है, और उसको सपोर्टेड किससे किया जाता है, जो हमारा लॉजिक था डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक के बेस पे। सो
दिस लॉ वॉज ऑब्जर्व टू बी फॉलोड बाई नेचर हर सेल्फ, ठीक है। तो ये जो लॉ है वो खुद अपने नेचर के हिसाब से ही फॉलो होता है। एंड टू ब्रिंग अबाउट द क्योर ऑफ डिजीज़, और वो ही जो डिजीज़ है उसको क्योर करता है। तो ये भी एप्लीकेबल नहीं था कि ये रीज़न हो सकता है, बट ये भी रूल आउट हो गया। देन सेकेंड वन क्या था, दो द फॉलोअर्स ऑफ होम्योपैथी कंसोल्ड themselves on hindrance of cure of non-venerable chronic disease due to small number of proved homeopathic medicine. This consolation never satisfied Hahnemann, ठीक है। तो क्या था जो हमने सेकेंड पॉइंट देखा था वो क्या था कि उस ज़माने में शायद कम रेमेडीज़ थी, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती थी। उसके लिए जो होम्योपैथ्स उस टाइम पे थे वो क्या कर रहे थे, खुद को ही कंसोल कर रहे थे ये पॉइंट लेके कि शायद मेडिसिन कम है हमारे पास और ये सारी मेडिसिन सारे डिजीज़ को कवर अप नहीं कर रही, इसलिए हम क्योर नहीं कर पा रहे। बट इससे हैनीमैन डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि हम जो मेडिसिन देते थे वो क्या थी, तो हैनीमैन उससे पूरा सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है। तो उससे ऐसा लगता था हैनीमैन को कि हमारा जो होम्योपैथी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ सिमिलिया। तो जो सिमिलर मेडिसिन आएगी वो तो हम देने ही वाले हैं, तो वो चांसेस बहुत कम रहते थे, ठीक है। देन तो क्या है आगे कि बिकॉज विद द सेम फ्यू मेडिसिन ऑल एक्यूट केसेस या फिर एक्यूट डिजीज वर कम्प्लीटली क्योर्ड, वेयर एज इन क्रॉनिक डिजीज द प्रोग्रेस ऑफ क्योर वर स्टॉप्ड इन एवरी स्टेप, ठीक है। तो हनीमैन ने क्या किया कि बाकी होम्योपैथ तो अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे थे, कंसोल कर रहे थे कि मेडिसिन कम होने की वजह से क्रॉनिक डिजीज़ क्योर नहीं हो पा रही है, बट हैनीमैन उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। हैनीमैन का सोचना ऐसा था कि एक्यूट डिजीज़ में तो हम वही मेडिसिन दे रहे हैं तो एक्यूट डिजीज़ में काम कर रही है, बट क्रॉनिक डिजीज़ में या फिर क्रॉनिक केसेस में वो मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही है, तो वो चीज़ उसको नड़ रही थी। देन थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्या था कि थर्ड वाला था या फिर लॉ ऑफ सिमिलर को अप्लाई करने में प्रॉब्लम है, एंड द फोर्थ वन वाज क्या था कि देयर में बी डिफेक्ट इन एसर्टनिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पे हैनीमैन ने क्या कहा कि हैनीमैन फाउंड दैट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन द सिम्टम्स वर रिमूव्ड फॉर द टाइम बीइंग but relapse again in the more or less varied form with a new symptoms or were repeated periodically with an increase of complaints, ठीक है। तो हैनीमैन ने क्या कहा कि जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करते थे तो सिम्टम्स कैसे हो जाते थे, टेम्पररी थोड़ी टाइम के लिए रिलीव्ड हो जाते थे, ठीक है, बट वापस से रिलेप्स होते थे मोर और लेस वेरिड फॉर्म ऑफ न्यू सिम्टम्स, ठीक है। तो कैसे कम या फिर ज़्यादा अलग प्रकार के या फिर न्यू प्रकार के नए प्रकार के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते थे, या फिर क्या हो जाते थे उसकी जो कंप्लेन होती थी वो इंक्रीज्ड हो जाती थी। दिस रिलैप्स ऑफ सिम्टम्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट डिजीज़, ठीक है। जो न्यू रिलैप्सिंग सिम्टम्स आते थे या फिर जो रिलैप्सिंग सिम्टम्स होते थे, ठीक है, उसे न्यू अलग सेपरेट डिजीज़ को कंसिडर नहीं करना है, वो एक ही है, ठीक है। Then all the fragments of the disease appearing in so many various forms are the varied expression of one continuous progressive disease process. So the law of cure was not at a fault, but the defect was in ascertaining the totality of symptoms on a wider basis, consisting not only the present symptoms but present complete present symptoms complex but the complaint of a past illness as well, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि all the fragment of the disease appearing in so many various form are varied expression of one continuous progressive disease process, ठीक है। तो अलग अलग फ्रेगमेंट, ठीक है, जो डिजीज़ की होती है वो अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती थी, और उसमें क्या होता था कि वेरियस अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन भी उसमें देखने को मिलते थे पेशेंट के थ्रू, ठीक है। तो वो कैसे हो जाता था कि डिजीज़ जो प्रोग्रेस होती है, ठीक है, उसकी अलग अलग प्रकार की सिम्टम्स उस टाइम पे देखने को मिलते थे जब रिलैप्सिंग सिम्टम्स आते थे तब। तो लॉ ऑफ क्योर में क्या था
कि उसका कोई फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट कहाँ आ रहा था? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने में, क्योंकि उसमें कभी कभी पास्ट इलनेस को उतना कंसिडर नहीं किया जाता था। ठीक है, इसके वजह से टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या है कि सो द लॉ ऑफ क्योर वॉज नॉट एट फॉल्ट बट द डिफेक्ट वॉज इन ascertaining the totality of symptoms on a wider basis, consisting not only the present symptoms complex but the past illness as well. देन फिफ्थ पॉइंट क्या था हैनीमैन का कि thus Hahnemann was led to think of existence of some obstacle which hinder the progress of cure, which can never be removed by the strength of any robust constitution, proper diet, and even maintaining proper lifestyle, exercise, etc. This obstacle to cure of many cases was related to the former eruption of each and the beginning of all the consequent suffering. ठीक है, तो हैनीमैन ने फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा था? ऑब्स्टेकल टू क्योर कुछ हो आ रहा होगा, उसके वजह से शायद क्रॉनिक डिजीज़ में क्योर पॉसिबल नहीं हो रहा होगा। तो हैनीमैन ने क्या कहा इसमें कि वहाँ पे शायद कोई एग्जिस्टेंस ऑफ कोई ऑब्स्टेकल होगा, ठीक है, जो क्योर के प्रोसेस में बाधाएं डाल रही होगी, जो कभी भी रिमूव नहीं हो सकती। अगर कभी भी रिमूव नहीं हो सकती बाय किससे? अगर उसने प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं की होगी, या फिर कुछ प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहा होगा, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा होगा, वो सारे क्या हो जाएंगे? क्योर के लिए ऑब्स्टेकल बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस ऑब्स्टेकल टू क्योर ऑफ मेनी केसेस वाज रिलेटेड टू द फॉर्मर इरप्शन ऑफ ईच, जो हम कहते हैं सोरा, द बिगिनिंग ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट सफरिंग। जब भी क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर वो जाके देखा तो जो ऑब्स्टेकल था वो किस प्रकार से हुआ था? तो वो था एक फॉर्मर इरप्शन जो ईच में था, और वो सप्रेस होने के बाद उसको सारी सफरिंग होने लगी। तो बेस उसका हो गया था इरप्शन विथ ईच। तो कंक्लूजन क्या आता है इसमें कि मास्टर हैनीमैन एंड अदर फिजिशियन हैड शोन आफ्टर innumerable observation that suppression of eruption of each or disappearance from the skin through other mean is followed by the train of symptom. Thus, the symptoms during the eruption of skin and the symptoms arising after the suppression of a local application are grouped into a general name, SORA. These SORA act as the obstacle in way of complete cure. Hahnemann thus established the theory of chronic miasm, which opened a new era in the field of treatment and permanent cure of chronic disease. तो इस प्रकार से सोरा का उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जो फिफ्थ पॉइंट था ऑब्स्टेकल टू क्योर, तो उसमें सबकी हिस्ट्री जब देखी तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसा था कि उसको इरप्शंस हुए थे, और इरप्शंस को उन लोगों ने क्या किया था? सप्रेस किया था, और उसके बाद ईच स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो वो सारी एक जड़ बन गई थी क्रॉनिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए, असफलता के लिए। ठीक है, तो फिजिशियंस देन हैनीमैन सब लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें मिला कि क्या हुआ था कि सप्रेशन ऑफ इरप्शंस ऑफ ईच देखने को मिले थे, या फिर वो डिसअपियर हो गए थे फ्रॉम द स्किन। ठीक है, तो थ्रू अदर मीन्स इज फॉलोड बाय द ट्रेन ऑफ सिम्टम्स। फिर उसके बाद एक पूरे का पूरा सिम्टम्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। Thus, the symptoms during the eruption of skin and the symptoms arising after the suppression of the local application are grouped into the general name SORA. ठीक है, तो क्या हुआ? जो सिम्टम्स जब इरप्शन ऑफ स्किन में हुए थे, अराइज हुए थे ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ स्किन, एंड द सिम्टम्स अराइजिंग आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द लोकल एप्लीकेशन आर ग्रुप्ड इन वन कैटेगरी, वो थी सोरा। ठीक है, दिस सोरा एक्ट एज अ ऑब्स्टेकल इन वे टू कंप्लीट क्योर। तो वो कंप्लीट क्योर को ऑब्स्टेकल करने के लिए एक जरिया था सोरा। ठीक है, तो सोरा वॉज द कॉज फॉर द
इन क्योर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़। तो 5th पॉइंट को वो लोग ने अप्लाई किया कि सोरा को पहले हमें क्योर करना पड़ेगा, फिर उसकी क्रॉनिक डिजीज़ क्योर होगी। तो इस हिसाब से सोरा का हमें मिला कि सोरा जो है वो एक ऑब्स्टेकल है क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, और उसके वजह से जो भी रिलैप्सिंग सिम्टम्स आ रहे थे वो थे सोरा के वजह से। ठीक है, तो ये थी इसकी थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, या फिर आप कह सकते हो क्रॉनिक मायाज़म। ओके, तो क्रॉनिक मायाज़म अगर पूछा जाए तो आपको यही चीज़ लिखनी है, एंड स्पेशली आपको ये 5 पॉइंट तो आपको उसमें लिखने ही हैं। कौन से 5 पॉइंट? पहला कि लॉ ऑफ सिमिलर है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। देन दूसरा है फ्यू मेडिसिन है, उसके वजह से कोई प्रॉब्लम है। थर्ड, लॉ ऑफ सिमिलर को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है। फोर्थ, टोटालिटी में कोई प्रॉब्लम है। एंड फिफ्थ, ऑब्स्टिकल टू क्योर है। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको आने ही चाहिए, एंड ये 5 पॉइंट आपको वाइवा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि व्हाट आर द 5 थिंग्स या फिर 5 कंक्लूजन या फिर 5 रीज़न दैट हैनीमैन हैड फाउंड ड्यूरिंग द क्रॉनिक डिजीज़। तो ये है आपके 5 पॉइंट, ये आपको पक्के करने हैं, और ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं, एंड ऑल्सो आस्क इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो ये 5 पॉइंट आपको आंख बंद करके अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, या फिर आप इसको फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हो कि ये 5 पॉइंट थे, फिर आप उस 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना चालू करो। ठीक है, फिर उसको कंक्लूड करना है कि हैनीमैन को फिर क्या लगा कि ऑब्स्टिकल टू क्योर मेन रीज़न था क्रॉनिक डिजीज़ को इनक्योरेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पूरा पेपर लिखना है, एंड अगर आपको उसकी लेंथ बढ़ानी है तो आप बेस्ट है उसको पूरा फ्लो चार्ट में पहले एक्सप्लेन करो, फिर थोड़ी थोड़ी डिटेल वापस से भरते जाओ। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था, तो मैंने यही चीज़ की थी। पहले क्या क्या चीज़ उसमें देखने को मिली थी वो मैंने पूरा पॉइंट वाइज लिखा था। देन आई हैव रिप्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट 5 पॉइंट को। देन आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ गुड मैनर विथ अ पॉइंट वाइज। ठीक है, कुछ भी हो पॉइंट वाइज ज़्यादा लिखना, उसमें आपकी लेंथ भी बढ़ेगी, एंड एग्जामिनर को भी अच्छे से वो नीट एंड क्लीन लगेगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है मार्क्स के। ओके, सो दैट्स इट। तो ये हमारा अभी हुआ बिगिन मायाज़म की पूरी थियरी, या फिर कह सकते हो क्रॉनिक मायाज़म। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो है सोरा। ठीक है, तो सोरा की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो हम देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ सोरा इन नेक्स्ट वीडियो। वो आएगी नेक्स्ट वीक को। सो स्टे ट्यून फॉर इट, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप न्यू हो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग मुझे डिस्कस करनी थी कि जो AIAPGT 2024 वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, तो उसमें बहुत लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं कि मैंने जो डेट्स डाली है वो सारी गलत है। ठीक है, मैं अफवाहें फैला रही हूँ। ओके, तो वैसा कुछ नहीं है। वो जो भी डेट थी, अगर आपको देखना हो, अगर मुझ पे विश्वास ना हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक शेयर कर दी है, तो आप उसमें जाके क्लिक करके भी देख सकते हो। अगर मैंने उसमें कुछ गलत लिखा हो तो भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने उसमें किसी को भी हर्ट करने के हिसाब से वो वीडियो नहीं बनाई थी। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वही मैंने आप सबको कन्वे किया था। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसमें मैंने कंफर्म डेट या फिर एग्जैक्ट डेट या फिर एक्यूरेट डेट नहीं दी है कि जुलाई में ही एग्ज़ाम आ जाएगी। उसमें टेंटेटिव लिखा है, प्लीज़ वो थोड़ा अच्छे से पढ़ो कि टेंटेटिव हो सकती है। मैंने नहीं कहा है कि जुलाई में ही आ जाएगी करके, या फिर मई में ही एग्ज़ाम आ जाएगी, अप्रैल में ही आ जाएगी। मैंने ऐसे उसमें एक भी जगह पे नहीं कहा। उसमें सिर्फ मैंने मेरी ओपिनियन दी थी कि मुझे ऐसा लगता है शायद जुलाई में आ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2023 में जुलाई की एंड में आई थी, इसलिए मुझे लग रहा था जुलाई में आएगी। मुझे नहीं पता है कि जुलाई में आएगी कि नहीं आएगी, बट उस वीडियो में 2024 के पूरा चार्ट दिया गया था, इसलिए मैंने वो स्क्रीनशॉट निकाल के वो पोस्ट की है। बाकी उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे उसमें कुछ लेना देना भी नहीं है। सिर्फ आपकी
आपको सिर्फ और इन्फॉर्मेशन भेजनी थी, वो मैंने काम किया था। और ये वीडियो, ये चैनल होम्योपैथी के लिए है, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था मुझे पहले उस वीडियो में कि होम्योपैथी की वीडियो है। अगर आप होम्योपैथ हो तो आप देख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे कल। कल आएगी न्यू सीरीज़, वो है रेपर्टरी की। एंड रेपर्टरी का कल फर्स्ट टॉपिक आपका फेवरेट होने वाला है, मोस्ट आईएमपी होने वाला है, एंड एग्जामिनेशन में वो पक्का पूछने वाला है, वो है कैंट रेपर्टरी। ओके, सो कैंट रेपर्टरी के लिए कल हो जाइए तैयार। कल आ रही है रेपर्टरी की सीरीज़, सो स्टे ट्यून फॉर इट। अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना करें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।